हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि हमने आइडियलिज्म, देन नेचुरलिज्म, देन रियलिज्म, हमने ये स्टडी किया था। तो एक हमारा नेक्स्ट इज्म है जिसका नाम है प्रैग्मेटिज्म। तो प्रयोजनवाद, जिसको हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, उसकी तत्व ज्ञान, आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म का शिक्षा के साथ क्या समन्वय है ना, क्या उसके शिक्षा के उद्देश्य हैं इस प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अनुसार। फिर शिक्षा के उद्देश्य के बाद कैसा करिकुलम है, क्या उसमें टीचिंग मेथड है, क्या उसका डिसिप्लिन है। तो ये सब पॉइंट हमने, जैसे पुरानी जो लास्ट वीडियोस आपको मैंने दी हैं, उन सब में भी हमने इन्हीं एस्पेक्ट्स पे जो भी दर्शन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से हम जो ये प्रयोजनवाद है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयोजनवाद की क्या विशेषताएं हैं। बेसिकली प्रयोजनवाद अपने आप में ये क्या है, प्रयोजनवाद होता क्या है, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। तो अगर हम उपयुक्त शब्दों के अर्थ से स्पष्ट करें तो प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता, यानी इसको हम उपयोगितावाद भी कहते हैं। और व्यवहारिकता भी इसमें, मतलब हम इसमें मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की इसमें बात की जाती है, इसमें कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात नहीं की जाती। यानी ये जो सिद्धांत है प्रैग्मेटिज्म, ये व्यवहारिकता व उपयोगिता का पर आधारित है। प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर लिया जाता है। प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद या उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि फलवाद क्या है, तो आप ये मानिएगा, मतलब ये समझिएगा कि ये प्रयोजनवाद की ही बात कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं ये प्रयोजनवाद का: प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद और उपयोगितावाद। इसके अंदर जैसा कि हम आपको बता दें, नेक्स्ट इसमें आता है प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन में। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम कोई भी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 टर्म मेन होती हैं। मेटाफिजिक्स, इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी। इसमें यह बताया जाता है कि सत्य क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद के अनुसार यह बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड है या ये जो यूनिवर्स है, ये क्या है, मतलब इसको गॉड ने बनाया है या ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मतलब ये मैटर का बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, दिस यूनिवर्स एज द आउटकम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सेप्ट मटीरियल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड। तो सत्य क्या है, ये कहता है कि जो मटीरियल वर्ल्ड है, ये जो पदार्थीय संसार है, ये जो भौतिक जगत है, यही सत्य है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण क्या ईश्वर ने किया? नहीं, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो डिफरेंट एलिमेंट्स, किसी एक तत्व ने नहीं किया, बहुत सारे तत्वों के आपस में क्रिया करने से जो आउटकम निकल के आया, उससे ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये कहता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, यह सत्य है, इसमें कहा बताया गया है। और भौतिक संसार में जो बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उनकी आपस में क्रियाएं होने के बाद, एक्टिविटीज़ होने के बाद जो आउटकम आया, उससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। दूसरा इसमें आता है एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्ञान मीमांसा में हम वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं या इसकी तार्किक विवेचना की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद के अनुसार, सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज इज ट्रू नॉलेज, यानी वह ज्ञान जिसे हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें क्या आता है, सोशल एक्टिविटी एज द मीन ऑफ गेटिंग नॉलेज। लेकिन वो कहता है कि अब आप इस सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज इज रियल नॉलेज, ओके, लेकिन अब हम इस नॉलेज को प्राप्त कैसे करेंगे? जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? उसको हम जो सामाजिक क्रियाएं हैं उसमें भाग लेने पर ये प्राप्त की जाती हैं। यानी सोशल एक्टिविटीज़ जो है, जो समाज में होने वाली क्रियाएं हैं, उस परिवेश में रह के, सोशल एनवायरनमेंट में रहकर जो सोशल सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
तीसरा आता है एक्सियोलॉजी, जिसको हम मूल्य मीमांसा कहते हैं, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। इसमें ये बताया जाता है कि मूल्य क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करणीय व अकरणीय जो कर्म होते हैं उनकी तार्किक विवेचना की जाती है। यानी कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, किसके लिए, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी तार्किक विवेचना एक्सियोलॉजी में की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद के अनुसार जो मूल्य मीमांसा है वो क्या कहती है कि द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, टू लिव हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन जीना। और उस सुखपूर्वक जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विच कैन बी अचीव्ड बाई फॉलोइंग सोशल लॉ, हमें सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमने आपसे बताया था कि आदर्शवाद में हमारा जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य था वो सेल्फ रियलाइजेशन था, जिसको शाश्वत मूल्यों से हमने प्राप्त किया। प्रकृतिवाद में क्या था, टू लिव हैप्पीली, जिसको हमने नेचुरल लॉ को फॉलो करके प्राप्त किया। यथार्थवाद में क्या था, टू लिव हैप्पीली, यानी जो चीज़ें जो तत्व हैं उनकी उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करके हम उसको कैसे उपयोग करना है उसकी जानकारी को प्राप्त करके मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है सुखपूर्वक जीवन वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह प्रयोजनवाद में भी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य तो यही है, टू लिव हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन जीना। लेकिन सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, बाय फॉलोइंग सोशल लॉ, यानी सामाजिक नियमों का पालन करके। तो ये प्रयोजनवाद में ये इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा मैंने आपको बताई। थर्ड आता है डेफिनेशन, परिभाषा। अब आप देखिए ये जो 3 बेस हैं, अगर आपने इन बेसिक चीज़ों को जान लिया तो इन्हीं को अगर हम प्रिसाइज फॉर्म में लिखें तो हम इसकी परिभाषा को बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज दैट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी विच कंसीडर्स दिस यूनिवर्स एज द आउटकम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड एक्टिविटीज एंड एक्सेप्ट द मटीरियल वर्ल्ड एज रियल वर्ल्ड। इट डज नॉट कंसीडर अबाउट गॉड एंड एक्सेप्ट द सोल एज एन एक्टिव एलिमेंट और प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर and propound that the ultimate aim of human life is to live happily, which can be achieved by following social law। अब आपने देखा कि जो मैंने आपको मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी में बातें बताई हैं उन्हीं को जब हम प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी डेफिनेशन फॉर्म हो गई। क्या कि प्रयोजनवाद जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन का पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत सारे तत्वों के आपस में क्रिया करने से जो आउटकम निकल के आया उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ये एक्सेप्ट करता है कि मटेरियल वर्ल्ड ही, ये जो भौतिक संसार है जो तत्वों से बना है, यही सत्य है। इट डज नॉट कंसीडर अबाउट गॉड, ये भगवान या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई इसका ये कहता है गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये कुछ नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता उसको। एंड ये मानता है कि सोल एज एन एक्टिव एलिमेंट, ये कहता है आत्मा भी जो है एक सक्रिय तत्व है ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर, जो कि पदार्थ से जिसका उत्पत्ति हुई है। एंड प्रोपाउंड दैट द अल्टीमेट एम, ये कहता है कि जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीवन जीना है, जिसको कि हम सोशल लॉ या सामाजिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको एक परिभाषा के फॉर्म में परिभाषित किया, उसको लिखा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट्स, यानी कि इसके समर्थक कौन कौन है, इसको कौन मानते हैं प्रयोजनवाद को। इसको जैसे होता है ना, आदर्शवाद के स्वामी विवेकानंद थे, रूसो जो है वो नेचुरलिज्म के थे, जो लॉक हैं, बर्ट्रांड रसल हैं वो यथार्थवाद के थे। तो एक्सपोनेंट जो प्रयोजनवाद के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें फेमस है जॉन डीवी एंड किलपैट्रिक, शिलर एंड विलियम जेम्स। ठीक है, ये इसके समर्थक हैं। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए मैंने जैसा बताया, अगर आपको इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी समझ में आई है तो उसी से इसके फंडामेंटल या मूलभूत सिद्धांत भी निकल कर आते हैं। सबसे पहले इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होगा, इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होगा, इसका मूलभूत सिद्धांत होगा कि दिस वर्ल्ड इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट एंड एक्टिविटी। जैसे हमने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत सारे तत्वों के और उनके आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप बना है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू, ये जो भौतिक संसार है यही सत्य है। एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आध्यात्मिक जगत होता है जिसमें आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की, ईश्वर की, लोक परलोक की बात करते हैं। ये कहता है नो, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
केवल वही संसार सत्य है जो हमें दिख रहा है, हमें अपने सेंस ऑर्गन से दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, भौतिक संसार। तीसरा आता है कि सोल इज एन एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर एंड गॉड इज ओनली फैंसी। ये कहता है कि जो आत्मा है वही एक वास्तव में सक्रिय तत्व है और जो कि मैटर से प्रोड्यूस हुई है, जो कि पदार्थ से उत्पन्न हुई है, और गॉड क्या है, एक फैंसी आइटम है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये घर में लगा दो, एक फैंसी शो के रूप में है, इस तरह से गॉड को एक शो पीस के रूप में मानता है। मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। जो मनुष्य है वही संसार की सबसे सुंदर कृति है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी होता है, वो एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर सामाजिकता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। ये कहता है कि मनुष्य का विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो इसने मनुष्य के सोशल डेवलपमेंट की बात कही है, क्योंकि इसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही हम उसका विकास कर सकते हैं। और मनुष्य एक ऐसा है जिसके अंदर हाईएस्ट इंटेलिजेंस पावर होती है, और उसने कहा कि ये जो संसार है उसका सबसे सुंदर कृति है। द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल प्रोसेस। इसने कहा कि जो मनुष्य का जो विकास है, जो बेसिस है, वो क्या है, वो एक सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए इसने सामाजिक प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया, क्योंकि इसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे वो जन्म लेता है वो तुरंत अपने परिवार रूपी समाज में वो अपना विकास करता है, वहाँ से वह अपने आस पड़ोस में अपनी कम्युनिटी में खेलता है, वहाँ पर भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर भी जो एक्टिविटी हो रही है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है। फिर वहाँ से वह विद्यालय में जाता है, विद्यालय भी एक समाज का लघु रूप है, वहाँ भी डिफरेंट उसको फ्रेंड्स मिलते हैं, एक सामुदायिक सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, उनमें वह पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि उसके अंदर सामाजिक कुशलता का विकास होता है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, एंड सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। ये कहता है अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर ये कहता है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, और सुखपूर्वक जीवन को जीने के लिए आपको सामाजिक विकास आपका होना जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल, तो आप में डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप समाज में रहकर समाज के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी भी आप अकेले तो एक जैसे मोगली को हमने जंगल में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है ना। मनुष्य जब समाज में जाएगा वो 10 लोगों से मिलेगा, तो अगर उसके अंदर सामाजिक क्षमता होगी, एडजस्ट करने की पावर होगी, कोऑपरेट करने की पावर होगी, तभी उसका जीवन सुख में रह सकता है। सोशल स्किल इज एसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। वो कहता है कि सामाजिक विकास जो है वो हैप्पी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए क्या होना ज़रूरी है, सोशल स्किल, यानी सामाजिक कुशलता, सामाजिक कौशल होने आपके अंदर जरूरी है। आप समाज में रहते हैं, आपके अंदर समाज के में समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको अपनी बात कहने की, दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करने की, बहुत सारे सोशल स्किल्स हैं, उनको आप सामाजिक जो क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह से सामाजिक अगर आपके अंदर कौशल है तभी आपका सामाजिक विकास हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रयोजनवाद में जो सबसे मुख्य जो जोर डाला गया है वो बालक के सामाजिक विकास पर ही डाला गया है। इसने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक का सोशल डेवलपमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद आता है बेटा एजुकेशनल प्रिंसिपल। अब इसका शिक्षा में क्या योगदान है, देखिए प्रयोजनवाद को हमने एज ए फिलोसफिकल एस्पेक्ट से पढ़ लिया, अब इसका शिक्षा में क्या योगदान है। ये कहता है कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। सोसाइटी इज द बेस, समाज जो है वो एक आधार है। द एम्फेसिस ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ये कहता है शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो बच्चे का सामाजिक विकास कर सके, जो बच्चे का फिजिकल, उसको एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे बालक का सामाजिक विकास हो। शिक्षा बालक का इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो करे ही करे, लेकिन उसके अंदर सोशल समायोजन करने की क्षमता भी विकसित करे। वह शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ है अगर वह बच्चे के अंदर सामाजिक कुशलता या सामाजिक कौशल का विकास नहीं कर पाती। प्रैग्मेटिज्म पुट एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन। इट अटैच इम्पॉर्टेंस टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि ये कहता है कि जो प्रयोजनवाद है वो ये कहता है कि शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा ही होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें टीचर सेंटर में आए, होना चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए, यानी कि बालक के लिए शिक्षा होनी चाहिए, है ना।
तो इसमें लेकिन वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन, यानी जो हमारे रियल लाइफ जो सिचुएशन हो रही है उसको वो सॉल्व कर सके। हमारे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान कर सके। ठीक है। इट अटैच इम्पॉर्टेंस टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ये कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इसमें कैसी शिक्षा पर जोर दिया है कि जो कि अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर आधारित हो, और एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोगवाद पर आधारित हो। अनुभववाद शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी और शिक्षक को बराबर प्रत्येक बात अपने अनुभव के द्वारा समझानी चाहिए, क्योंकि कोरी मौखिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसे वास्तविक अनुभव पर आधारित ना किया जाए। प्रयोगवाद में कहा गया है कि जो फलवादी शिक्षार्थी व शिक्षक के संबंधों के सभी पहलुओं में तथा शिक्षा के क्षेत्र में सभी अंगों में लगातार प्रयोग किए जाने पर जोर देता है। इस दृष्टि से विद्यालय स्वयं एक प्रयोगशाला है जिसमें शिक्षक बार बार प्रयोग करता है। यानी कि ये कहता है कि बच्चे को आप इस तरह से एजुकेशन दे, इस तरह से उसको कुछ प्रोजेक्ट्स दे जो कि टीचर एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक गाइड का रोल करे, और उसको कई सारे बच्चों का एक ग्रुप बनाकर एक रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम दे दे, और वो बच्चे उस प्रॉब्लम को सब मिलजुल कर एक साथ, उनको हर बच्चे में उसकी कैपेबिलिटी के, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको टास्क दिए जाए और वो मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो शिक्षक क्या करता है, वो कहते हैं विद्यालय एक तरीके से प्रयोगशालाएं हैं जहां पर प्रयोग किए जाने पर जोर देते हैं, क्योंकि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कोई डेटा भी कलेक्ट करते हैं, हम उसका रिजल्ट भी आता है और उस रिजल्ट को जनरलाइज भी किया जाता है। प्रेगमेटिज्म पुट एम्फेसिस ऑन रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। वो कहता है कि जो प्रेगमेटिज्म है, वो प्रयोजनवाद कहता है कि फ्रीडम जो है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात नहीं करता। वो कहता है बच्चे को कंप्लीटली आपने फ्रीडम नहीं देनी है, उसमें बच्चे के अंदर एम्फेसिस ऑन रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, उसको फ्रीडम देना है लेकिन उसमें अनुशासन भी हो, उसको सामाजिक नियमों का पालन करना भी हो। ऐसा ना हो कि आप उसको टोटल फ्रीडम दे दें तो वो तो एक पशु के समान बन जाएगा। उसको सोशल डिसिप्लिन आपने सिखाना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर सामाजिक अनुशासन की भावना पैदा हो, और सामाजिक अनुशासन कब आएगा, जब वह सामाजिक नियमों का पालन करेगा, जब वह समाज में रहेगा, समाज की चीज़ों को देखेगा, अनुभव करेगा कि अगर मैं समाज में कोई गलत चीज़ करता हूँ तो मुझे उसके लिए दंड भी दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दंडात्मक की आपको दंडात्मक अनुशासन की बात करें, लेकिन समाज के नियमों को ना तोड़ा जाए। इन डिसिप्लिन बच्चों को पता होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वह सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेगा। और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात भी कही गई है कि बच्चा इस तरह से जब वो देखेगा तो उसके अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा होगी। प्रेगमेटिज्म एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी वो है कि वो प्रायोगिक और अनुभववादी जो शिक्षा है उस पर जोर देता है। प्रयोजनवाद प्रेगमेटिज्म बिलीव इन एजुकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इसमें यह बताया गया है कि प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जिनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिया, जो थ्योरी आपने उसको मौखिक चीज़ें समझा दी, आप उसको जो भी चीज़ें बताएं वो बच्चा प्रैक्टिकली उसको कर पाए, क्योंकि जब वह प्रैक्टिकली या प्रायोगिक तौर पर वो चीज़ें करेगा तो उसके सेंस ऑर्गन उसमें भाग लेंगे और वो बच्चे को ज़्यादा समय तक उसके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि उसमें एक्टिविटी बेस्ड उसकी लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो, और प्रैक्टिकल करने के बाद भी उसकी यूटिलिटी पता लगे कि ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि प्रयोजनवाद उपयोगितावाद को मानता है। जो यूज़फुल है, जो उपयोगी है, वह सत्य है। अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी इज डेवलप फ्रॉम एजुकेशन। इसके अनुसार हुआ है कि जो दर्शन है वो शिक्षा से उत्पन्न हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि दर्शन एक सैद्धांतिक एस्पेक्ट है और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और शिक्षा जो है उसका क्रियात्मक पहलू है। तो ये जो फिलॉसफी और इसमें क्रियात्मक पहलू पर ही जोर दिया गया है, व्यवहारिक पक्ष पर ही जोर दिया गया है। इसलिए ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी जो है वो शिक्षा से विकसित या डेवलप हुई है। नेक्स्ट आता है एम ऑफ एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द पावर टू अंडरस्टैंड एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये कहता है बालक में हमें इस प्रकार का सामाजिक विकास करना है जिससे कि बच्चे के अंदर बोध की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग और सामाजिक परिवेश को सामाजिक जो पर्यावरण है, सामाजिक परिवेश को समझने की क्षमता का विकास हो सके, जिससे कि टू एक्वायर एंड टू डिटरमाइन आइडियल्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के एक्वायर द एक्सपीरियंस, जो कि बच्चे वहाँ से सामाजिक पर्यावरण से अनुभव
अनुभव को प्राप्त करेंगे और बच्चे जो है एंड टू डिटरमाइन आइडियल्स, और जो बच्चों में जो आइडियल्स हैं उनको निर्धारित किया जाएगा शिक्षा के द्वारा। डायनेमिक एम, ये कहता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे अंडर एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक गतिशील प्रोसेस है। ये कहता है कि जो इसके एम्स हैं वो समय, परिस्थिति और काल के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, क्योंकि सत्य भी बदलता रहता है। सत्य, इसने कहा सत्य परिवर्तनशील है। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो डायनेमिक एम हैं उसके, यानी कि उसके गतिशील जो है वो उद्देश्य है, कोई उसके उद्देश्य फिक्स नहीं है। डायनेमिक उद्देश्यों की इन्होंने बात की है। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना, यानी कि इसमें कहा गया प्रयोजनवादी बालक की आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों को महत्व देता है, अतः उनके ठीक मार्ग पर ले जाना ही शिक्षा का कार्य है। ये कहता है कि बालक को उसके वातावरण में उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना शिक्षा है, तो और उसके आवेगों, रुचियों और योग्यताओं को मूल्य की किसी निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना है। ये कहता है कि हमें वो एजुकेशन देनी है जो बच्चे के लिए यूजफुल हो, डायनेमिक एम्स हो, उद्देश्य, वो निर्धारित उद्देश्यों की बात नहीं करता। वो कहता है कि क्योंकि सत्य परिवर्तनशील है तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो उद्देश्य हैं शिक्षा के वो भी गतिशील हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। सोशल एफिशिएंसी, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बालक में सामाजिक कुशलता का विकास करना। क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज एंड आइडियल्स, मैंने कहा कि ये कहता है कि कोई भी पूर्ण निर्धारित मूल्य नहीं होते हैं। वैल्यूज आर चेंजेबल, क्योंकि उपयोगिता हमारी बदलती रहती है। हमारी ये होता है सत्य बदलता रहता है, आज ये चीज़ सत्य है, कल दूसरी चीज़ सत्य हो, क्योंकि वो हमारे लिए उससे बेस्ट आ गई, तो जो उपयोगी है वो सत्य है। तो यहाँ पर चूंकि सत्य बदल रहा है और सत्य अपने आप में एक वैल्यू है, मूल्य है, तो ये कहता है मूल्य भी परिवर्तनशील है। एम्फेसिस ऑन सोसाइटी रादर देन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, बच्चे के इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात तो करता है, लेकिन ये बालक के सामाजिक जो विकास पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल या व्यक्तिगत। एडजस्टमेंट विद प्रेजेंट एंड टू चेंज द प्रेजेंट, ये कहता है कि बालक जो है उसके अंदर शिक्षा ऐसा विकास करे जिससे कि वह अपने प्रेजेंट के साथ तो एडजस्टमेंट कर सके, लेकिन वह प्रेजेंट को चेंज भी कर सके। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सफुल एंड एंटरप्राइजिंग माइंड, ये कहता है बालक का रिसोर्सफुल और एंटरप्राइजिंग माइंड को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, रिसोर्सफुल। नेक्स्ट वन इज द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, वो बदलते रहते हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो करिकुलम बेस है वो जैसे उद्देश्य होंगे वैसे ही करिकुलम होगा। तो करिकुलम, ये जो पाठ्यक्रम है वो भी किस पर आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी के सिद्धांत पर, उपयोगिता के सिद्धांत पर जो है इसका ये जो करिकुलम है ये आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के सिद्धांत पर। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एक्टिविटी पर इसका जो सिद्धांत है वो आधारित है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो जिसमें कि ये बताया गया है कि यह उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो चीज़ उपयोगी है वही हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का प्रथम आधार उपयोगिता है। जो चीज़ उपयोगी है वही हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, जो कि उसके भावी जीवन के लिए बच्चे के ज़रूरी हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इसने चूँकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही है तो ये कहता है हमें ऐसे विषय हमारे उसमें होने चाहिए जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के हों। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ऐसे सब्जेक्ट रखें जिसमें कि एक्टिविटी की जा सके, क्रियाएं की जा सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के आधार, अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार केवल तथ्यों को आत्मसात कर लेना ही शिक्षा नहीं है, कि जो हमने फैक्ट बताए उनको बच्चे ने याद कर लिया, वो उनको अनुभव कर सके, क्रियाओं के द्वारा एक्सपीरियंस गेन कर सके, और उन अगर एक्सपीरियंस में जो चीज़ निकल के आ रही है उसको वो प्रमाणित कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये बात करता है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ एकीकरण के सिद्धांत की। एकीकरण के सिद्धांत में बताया गया है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान एक इकाई है, उसे टुकड़ों या खंडों में बांटकर नहीं सिखाया जाता। बालक को जो भी विषय पढ़ाए जाएं उनमें एकीकरण व समन्वय आवश्यक है। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलाइजिंग सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट प्लेस टू साइंटिफिक एंड सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट। ये कहता है हमें वैज्ञानिक भी और सामाजिक जो विषय है वो भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टीचिंग। अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग की
बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रयोजनवादियों का जो देन है शिक्षा को, वो शिक्षण की विधियों में सबसे ज़्यादा है। लर्निंग बाय एक्टिविटी यानी क्रियाओं के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा सीखना। प्रोजेक्ट मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इन दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम योजना विधि की बात करें, जो कि जॉन डीवी के शिष्य जो किलपैट्रिक हैं, उन्होंने इस नवीन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, जिसको योजना विधि भी कहते हैं। ये किलपैट्रिक ने दी थी प्रोजेक्ट मेथड। इसमें शिक्षक का कार्य बालकों के सामने कुछ योजनाएं प्रस्तुत करना है और उनको पूरा करने के लिए संक्षिप्त सुझाव देना है या मार्गदर्शन प्रदान करना है एवं निरीक्षण मात्र है। इस विधि के 5 स्टेप हैं: योजना का कार्यान्वयन करना, निरीक्षण, निष्कर्ष एवं मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना, विद्यार्थियों द्वारा योजना का निर्वाचन करना और योजना का स्वरूप निर्माण करना। ये प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में इंडिविजुअल भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो टीचिंग मेथड है योजना विधि, उसकी विवेचना कीजिए या उसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये जॉन डीवी के द्वारा दी गई एक विधि है। इसके भी 5 सोपान हैं: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पनाओं का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का परीक्षण, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और इवैल्यूएशन करना, जो कि हम रिसर्च में भी करते हैं, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे ज़्यादा योगदान जो है प्रयोजनवादियों ने दिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मेथड। नाउ द डिसिप्लिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन मुख्य रूप से सामाजिक ही होता है। सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं और यह सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक एनवायरनमेंट में सामूहिक और प्रयोजन में क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से ही उत्पन्न होता है। सामाजिक अनुशासन हमारे अंदर कब आएगा? जब हम सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे, एक दूसरे के साथ जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें सामाजिक जो डिसिप्लिन है वो विकसित होता है। प्रयोगवादी शारीरिक अनुशासन एवं बाह्य अनुशासन की ये निंदा करते हैं। ये कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन व सामाजिक अनुशासन पर ये सबसे ज़्यादा बल देते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें टीचर की बात करें या हम इसमें शिक्षक की बात करें तो जो प्रयोजनवादी होते हैं उनके अनुसार शिक्षक का महत्व कम नहीं है। इसमें शिक्षक देखिए जो आदर्शवाद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षक को दी जाती है। जो आपका प्रकृतिवाद और यथार्थवाद है वहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन प्रयोजनवाद में टीचर और स्टूडेंट दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये कहते हैं द रोल ऑफ टीचर एज ए प्लानर एंड टू प्लान द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। वो कहता है कि टीचर का काम यहाँ पर एक प्लानर के रूप में होता है, जो बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? प्लान करता है, बहुत सारी क्रियाओं की योजना बनाता है और बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम के रूप में रखता है। फिर बच्चों से कहता है कि आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने में भी उनकी मदद करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ही इज़ नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड। ये चाइल्ड पर कुछ थोपते नहीं है, ये चाइल्ड को फ्री छोड़ते हैं कि आप उसको करिए, लेकिन उसको साथ में गाइड भी करते रहते हैं। द चाइल्ड शुड डिसाइड हिज एम। चाइल्ड ही इसमें उद्देश्य निर्धारित करते हैं, गोल्स एंड पर्पस। इंसिडेंटली द टीचर इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटी एंड लर्निंग। टीचर जो है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक का महत्व कम नहीं है। प्रयोजनवादी अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि वे बालकों की समस्याएं सुलझाएं और उन्हें उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर अध्यापक एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जैसे टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इसमें बालक का रोल भी इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। वो बालक के इंडिविजुअल विकास के लिए भी उसको एक बिल्कुल मुक्त जो है वो अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करते हैं। बट दिस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन द सोशल कंटेक्स्ट ओनली। वो कहते हैं बालक का विकास तो हो, लेकिन बालक का विकास कैसा हो? सामाजिक परिवेश में हो। ये सामाजिक एनवायरनमेंट को, सामाजिक कंटेक्स्ट को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है तो इसमें इन्होंने मेन मुख्य जो है प्राइमरी वो स्टूडेंट को ही रखा है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है, कि उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो। लेकिन यह बाल केंद्रित शिक्षा का भी समर्थन करता है। प्रयोजनवाद शिक्षा में बालक और उसके वातावरण, इन दोनों चीज़ों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। ये केवल बालक को ही इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, ये कह रहे बालक भी इंपॉर्टेंट है और उसके चारों तरफ उत्पन्न एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी वो सामाजिक परिवेश को भी इंपॉर्टेंट बताते हैं।
उसके बाद स्कूल के केस में आता है कि विद्यालय जो है इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो विद्यालय होते हैं वो एक समाज का लघु रूप है। ये परंपरावादी विद्यालय के खिलाफ है, मतलब ट्रेडिशनल स्कूल के खिलाफ है। ये विद्यालय को सामुदायिक क्रियाओं का केंद्र मानते हैं। वो कहते हैं कि विद्यालय एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी सामुदायिक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम कभी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, कभी हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी हम एक्टिविटी, चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, कोई ना कोई मदन मोहन मालवीय दिवस बना रहे हैं, बहुत सारे हम डे सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर सामुदायिक क्रियाएं होती रहती हैं। उनके अनुसार विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ बच्चे वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच कार्य कर सकें, निरीक्षण कर सकें, अनुभव कर सकें और अपने आदर्शों की, अपने आइडियल्स की खोज कर सकें। वो कहते हैं विद्यालय एक ऐसी लेबोरेटरी हो, एक ऐसी प्रयोगशाला हो जहाँ पर उसको सामाजिक परिवेश में कार्य करने की पूरी आज़ादी हो और वह जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है उसको भी वहाँ पर हैंडल करना सीख जाए। तो उसको उन्होंने बताया कि विद्यालय इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, समाज का लघु रूप है। अब हम हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ लिया। अगर हम इसके मूल्यांकन देखें कि इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो मूल्यांकन है वो क्या है, तो इसने कहा कि इन द फॉर्म ऑफ फिलॉसफी, अगर हम दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रैग्मेटिज्म प्रोवाइड ओनली मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट, इट डज नॉट थिंक ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये किसी आध्यात्मिक जगत की बात नहीं करता, ये टोटल भौतिक संसार पर ही इसका आधार है, भौतिक संसार को ही सत्य मानता है। रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म प्रोवाइड साइंटिफिक बेस टू एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म प्रोवाइड इट द थर्ड बेसिस विच इज़ कॉल्ड द सोशल बेस। रियलिज्म और नेचुरलिज्म ने इसको, जो शिक्षा है उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, वैज्ञानिक एस्पेक्ट से देखा, है ना। लेकिन ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक नेचुरल होता है, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है, एक आपका सोशल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। लेकिन प्रैग्मेटिज्म ऐसा है जिसने किस पर जोर दिया है, बच्चे के सोशल बेसिस पर या पर ही जोर दिया है, सोशल डेवलपमेंट पर। अकॉर्डिंग टू इट एजुकेशन इज ए सोशल, सामाजिक होनी चाहिए शिक्षा, डायनेमिक, गतिशील होनी चाहिए, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, एक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए जो बालक का संपूर्ण विकास कर सके। एज फार एज द एजुकेशनल एम, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन में देखिए हमने जितने भी एस्पेक्ट पढ़े हैं उनको हम ब्रीफ में लिख रहे हैं। एज फार एज द एजुकेशनल एम, अगर हम इसके शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करें, एजुकेशनल एम्स आर कंसर्न, प्रैग्मेटिज्म आर नॉट इन फेवर ऑफ डिटरमाइनिंग देम। मतलब वो जो ये बात करता है, अगर शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो ये कुछ निर्धारित नहीं कर पाए, क्योंकि इसने कहा कि समय काल परिस्थिति के अनुसार जो होते हैं वो सत्य बदलते रहते हैं, उद्देश्य बदलते रहते हैं शिक्षा के, क्योंकि सत्य बदलेगा उद्देश्य बदलेंगे। जैसा देश होगा, जैसी परिस्थिति होगी, जैसी समय होगा, उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आता रहता है। तो इसने कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एंड क्लियर एम, प्रैग्मेटिज्म हैव नॉट बीन एबल टू कंस्ट्रक्ट द डेफिनेट करिकुलम। वो कह रहा है जब शिक्षा के उद्देश्य ही क्लियर नहीं है तो इसका पाठ्यक्रम भी जो है वो करिकुलम जो है वो स्पष्ट नहीं है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ टीचिंग मैथड इज वेरी वैल्यूएबल। इसमें बताया गया कि शिक्षण विधि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये बहुत ही उपयोगी है, और मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोजेक्ट मैथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DV developed the problem solving method and his pupil Kilpatrick project method। ये एग्जाम में कई बार बेटा 2 मार्क्स से पूछा भी जाता है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो जॉन डीवी ने दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग डिसिप्लिन दे फेवर सोशल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये सामाजिक और आत्मानुशासन की बात करते हैं। फॉर दिस द चिल्ड्रन शुड टेक पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज इन द सोशल एनवायरनमेंट। वो कहता है सोशल डिसिप्लिन उनके अंदर कैसे विकसित होगा, जब बालक सामाजिक परिवेश में, सामाजिक वातावरण में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। By taking part in these activities, the children would learn social rules, care and other interests and execute the task in an organized way। वो बोलते हैं कि ये जो बच्चा है वो सोशल रूल्स को फॉलो करेगा, केयर करेगा, है ना, और तभी वो जो टास्क एग्जीक्यूट होंगे जिससे बालक का क्या होगा, और ऑर्गेनाइज मैनर में वो टास्क कंप्लीट करेंगे। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना आएगा, एक दूसरे की केयर करनी आएगी, सहयोग करना आएगा, और यही सारी सामाजिक कुशलता होती है। तो इस तरह से बच्चे में हम शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन pragmatism give equal importance to student and teacher both of them। ये कहते हैं जैसे हमने बताया कि आदर्शवाद में सबसे अधिक प्रमुखता टीचर को दी गई है, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद में चिल्ड्रन को दी गई है, बालक को दी गई है, लेकिन इसमें बालक और टीचर दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। दे रेस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चिल्ड्रन दे एंड ही लर्न बाय डूइंग हिमसेल्फ। ये बालक के व्यक्तिगत विकास को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि बालक स्वयं करके चीज़ों को सीखे। और जो टीचर का रोल है, द टीचर इज़ नॉट द लीडर, उसको कोई लीडर नहीं होना, बट ही इज़ अ फ्रेंड, डायरेक्टर एंड असिस्टेंट। प्रैग्मेटिज्म वांट टू लुक एट स्कूल एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि स्कूल ऐसे होने चाहिए जो कि समाज का जो वास्तविक है समाज, उसको वो उसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। समाज के एक लघु रूप को, मतलब तभी कहा गया है कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो समाज के एक रूप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं on both individual and society. In brief, it can be said that in the form of philosophical ideology, pragmatism is an incomplete philosophy. It only pay attention to the social aspect of man. At present, we need on education philosophy has lays equal emphasis on the development of all the three aspects of man, natural, social and spiritual। ये कहता है कि हम pragmatism को भी complete philosophy नहीं कह सकते, क्योंकि ये बालक के सामाजिक जो उसका विकास है उस पर सबसे ज़्यादा जोर डालता है। यह उसके प्राकृतिक और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो भी एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, उस पर ये कम एम्फेसिस डालता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तो ये बात ही नहीं करता, इसलिए हम इसको ब्रीफ में कह सकते हैं कि ये अपने आप में कंप्लीट फिलॉसफी नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने इसका मूल्यांकन पढ़ा। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत क्लियरिटी से आपको ये समझाने की कोशिश की है पूरा प्रैग्मेटिज्म एक वीडियो के थ्रू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।